सो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी सर्किट के वन शॉट वीडियो लेक्चर्स फॉर एमएसटीसीटी, जिसके अंदर हम सारे फॉर्मूलाज कवर करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एमएसटीसीटी में आपको पूछे गए हैं। बच्चों, अगर ये चैप्टर अगर आपको टफ लगता है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से अपना टाइम निकालो और इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखो। आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। 3 मार्क्स का वेटेज एमएसटीसीटी में इसका होता है, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो बच्चों, ये 3 मार्क्स आप लोगों के लिए बोनस है। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है बच्चों। आप लोगों को अगर थ्योरी क्लियर होगी ना, तो रियलाइज होगा कि यार इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं जो एमएसटीसीटी में बार बार पूछते हैं, और उन्हीं की तैयारी हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए। चलिए, तो आई होप सो ये वीडियो के लिए आप लोग तैयार हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज आपको पूछा जाता है कि करंट और ईएमएफ। अब देखो, ध्यान से समझना है, इस चैप्टर में हम वोल्टेज को ई से बता रहे हैं एंड करंट आई से ही रहता है अपना, ये तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वोल्टेज ई से मतलब ईएमएफ कितना कैलकुलेट करना है ये पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, अगर एक फुल साइकिल है तो फुल साइकिल में एवरेज करंट जो होता है वो भी 0 होता है, और ईएमएफ भी होता है, एवरेज वोल्टेज ये भी 0 होता है, याद रखना। ठीक है, फुल साइकिल के लिए कोई कंसेप्ट ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक ग्राफ रहता है जो आप लोगों को इधर क्लियर रहना चाहिए कि देखो ये फुल साइकिल के लिए पूरा रहने वाला है ना, तो जितना ये पॉजिटिव में जा रहा है उतना ही नेगेटिव में जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक फुल साइकिल में जो एवरेज करंट आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ो हाफ साइकिल की तरफ। अब हाफ साइकिल के अंदर जो हमारा एवरेज करंट होता है ना, वो एवरेज ईएमएफ और करंट दोनों चीज। ठीक है, अगर ईएमएफ निकालने को बोल रहे हैं तो क्या होगा, I0 E0 2/पाई। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये मिलेगा आपको 0.637। ठीक है, ये वैल्यू रहती है आपकी इंटू E0। याद रखना, ये वैल्यू आपको दी हुई नहीं रहेगी। आप अगर इसकी वैल्यू दी हुई रहेगी तो आप लोगों को ये कैलकुलेट करना आ जाएगा। ठीक है, E एवरेज इज इक्वल टू E0 2/पाई। ठीक है, अच्छा, यहां पर एवरेज करंट जो रहता है वो I0 2/पाई, ये भी सेम रहता है। ठीक है, एकदम सेम, मतलब ये वैल्यू भी आएगी 0.637 I0। ठीक है, ये दो वैल्यूज आप लोगों को याद रखो। दोनों एक जैसे कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मेन कंसिडर आप इक्वेशन ऑफ एसी सर्किट अगर आप देखोगे तो ये क्या रहता है बच्चों, ये होता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन होता है किसका, एसी सर्किट का। इसलिए ये दोनों इक्वेशन जो है, ये सारी चीजें आप लोगों को सिमिलर तरह से ही दिखती है। तो इन सब चीजों को याद रखना है बच्चों कि आप लोगों का जो ईएमएफ और करंट जो रहता है उसका इक्वेशन ये है ना। अगर एवरेज करंट हाफ साइकिल में पूछ रहे हैं या एवरेज ईएमएफ हाफ साइकिल में पूछ रहे हैं तो वो ये वैल्यूज को याद रखना है। परफेक्ट, कंप्लीट, इतना ही है इंपॉर्टेंट थ्योरीज। ठीक है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूलाज बता रहा हूं। ठीक है, इतना ही याद करना है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, आराम से आप लोगों को सारी चीजें समझ जाएगी, याद हो जाएगा। आरएमएस वैल्यूज, अब आरएमएस वैल्यूज कितना रहता है बच्चों, देखो IRMS अगर आप लोगों को पूछते हैं और ERMS, तो ये आरएमएस वैल्यू I0/√2। ठीक है, दैट इज आप लोग इसको देखोगे इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.7071 I0 होता है। ठीक है, इन द सेम वे E0/√2, ये वैल्यू आपकी 0.7071 E0 होती है, बराबर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। आरएमएस वैल्यूज है ना, एवरेज हाफ साइकिल का वैल्यूज एंड देन फुल साइकिल की वैल्यूज। तो ये 3 चीजें हैं एक दूसरे से। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैंने ये चीजें आप लोगों को क्लियर एक जगह पे लिख कर रख दिया है। आराम से इन लोगों को ध्यान से समझो और याद कर लो। ठीक है, अब यहां से चालू होता है हमारा देखो, ये क्वेश्चन जो अभी रेसिस्टर है, फेजर डायग्राम है, ग्राफ है, ये एमएसटीसीटी के अंदर जब एमएसटीसीटी में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो इसके इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो यहाँ पे आप लोगों को समझना जरूरी है। ठीक है, फेज में लैग कितना होता है ना, एडवांस कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं अपने रेसिस्टर से। रेसिस्टर का अपना सिंबल जो है ऐसा, और इसमें हम एसी सप्लाई कर रहे हैं तो एसी सप्लाई का सिंबल दिया गया है। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी एंड करंट जो होता है वो I0 साइन ओमेगा टी। ये दोनों है ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना। एसी सर्किट में रेसिस्टर के लिए इक्वेशन जो होता है वो E और I का देखो कैसा है, सेम सिमिलर है, मतलब इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, बराबर बच्चों। फेज डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए अभी इसका फेजर डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा ही बना रहा हूं, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। फेजर डायग्राम जो बनेगा इसका वो ऐसा रहेगा, दोनों एक ही फेज में रहेंगे, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब कम ज्यादा रहता है। ठीक है, अब ज्यादा कौन है, देखो ये जो रहता है, ये आप लोगों का ग्राफ जो रहता है वो E0 का होता है, और ये जो ग्राफ होता है वो आपका I0 का होता है।
ठीक है। तो आप लोग इतना ध्यान में रखो कि E की वैल्यू और I की वैल्यू जो यहाँ पे है वो दोनों एक फेजर डायग्राम के अंदर एक ही है, थोड़ा बहुत कम है, याद रखिए। लेकिन अगर इसमें बोला जाए कि फेज डिफरेंस कितने का है, तो फेज डिफरेंस 0 का होता है। किसमें? रेसिस्टर के अंदर। किसके बीच में? करंट और EMF के बीच में फेज डिफरेंस 0 का है, राइट। और ग्राफ अगर इसका पूछा जाएगा तो ग्राफ भी एकदम सिंपल है बच्चों। देखो पहले तो आप लोग बनाओगे किसका ग्राफ? EMF का ग्राफ, और बाद में करंट का ग्राफ, ठीक है। EMF का ग्राफ और करंट का ग्राफ। तो ये आपका E0 का है और ये करंट का है I0 का। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ग्राफ एकदम ध्यान में फिट रहना चाहिए। ये आपका ग्राफ है रेसिस्टर का, ये आपका फेजर डायग्राम है, ये आपका एक्चुअल डायग्राम है कि रेसिस्टर के लिए आप सर्किट कैसे लगाओगे, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अभी डिफरेंस दिख जाएगा, क्योंकि अब ये रेसिस्टर जो है, अब इसके बाद आता है आपका इंडक्टर। 6th पार्ट कौन सा है? इंडक्टर। और इंडक्टर के अंदर आप लोगों को ये सब चीजें समझनी होगी। देखो इंडक्टर के अंदर पहली बात तो आप L से बता रहे हो उसको, ठीक है। आपने पहले चैप्टर में पहले भी देखा है इसके बारे में, EMF में हम बता रहे थे इसको। अब अगर यहां पे इसका ग्राफ देखा जाए तो सिमिलर इंडक्टर क्या है? इंडक्टर के अंदर हमें सिंबल सेम वैसा का वैसा सब चीजें, ठीक है। AC सप्लाई कर रहे हैं हम, है ना। ये इंडक्टर हमारा L है, लेकिन यहाँ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। AC सर्किट में अब इंडक्टर के अंदर क्या इक्वेशन बनेगा? देखो E का और I का, करंट का और इसका इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी रहता है, राइट बच्चों, है ना। और I का अगर इक्वेशन पूछेंगे तो I0 साइन, है ना। यहां पे ध्यान रखना है इसका फेज डिफरेंस जो है वो लैग करता है, कितने से? π/2 से। तो ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। ये आपका फेज डिफरेंस है, π/2 माइनस ओमेगा टी। इसमें दोनों में आप लोगों को EMF और करंट के बीच में इक्वेशन तो दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिखेगा ये ओमेगा टी और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/2 है, मतलब यहाँ दोनों के बीच में जो है वो फेज डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। और वो कितने का फेज डिफरेंस है? 90 का, राइट। ये बात समझो, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये 90 मुझे नहीं चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ I0 cos ओमेगा टी, लिख सकता हूँ ना बच्चों, यस। तो ये हमारा इक्वेशन करंट का बन जाता है, I इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, ठीक है। तो ये दोनों चीजों के बीच का कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो। इधर आप लोगों को इंडक्टर में सीटी के अंदर क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, ये आपका इंडक्टर का करंट का इक्वेशन है ना, ध्यान में रखना है इसको। तो या तो ये दे सकते हैं या तो ये दे सकते हैं। फिर सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कॉस कैसे आ गया, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम अच्छी तरह से दिमाग में ध्यान में रखना है कि आपका करंट का इक्वेशन जो है और EMF का इक्वेशन इंडक्टर के लिए लैग बिहाइंड कर रहा है, इसलिए इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसी की वजह से आपका ग्राफ कैसा बनेगा? पहली बात तो हम फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है, फेजर डायग्राम, ठीक है। अब फेजर डायग्राम कैसा रहेगा देखिए, अगेन यहां पे आपका कंसेप्ट जो है वो फेजर डायग्राम का कुछ ऐसा रहेगा। यहां पे फिर से वही चीज, EMF में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका EMF उसी तरह से जाएगा जैसे जा रहा है, बस करंट कैसा कर रहा है? लैग बिहाइंड कर रहा है। मतलब थोड़ा ध्यान से देखो हाँ बच्चों, ये हमारा कौन सा ग्राफ है? EMF का ग्राफ है, E का, ठीक है, E का। याद रखो E लिखो, E0 आपको पता रहना चाहिए, ये पॉइंट E0 का है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को इस तरफ दिखा रहा हूं, पर ऐसे नहीं, आप इधर भी दिखा सकते हो, ठीक है, वहां पे ही करेक्ट रहता है। अब नीचे की तरफ देखो थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो करंट देखो, जहां पे आप लोगों का E जो है वो अपने इनिशियल पॉइंट पे है, तब ये कुछ फेज डिफरेंस π/2 से जा रहा है, मतलब नीचे से आ रहा है। तो मैं देखो बच्चों एग्जैक्टली नीचे नहीं दिखाऊंगा, है ना, वो अलग बात है। यहाँ फेज डिफरेंस थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम ऐसा कुछ दिखाएंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखो, हम फेज डिफरेंस कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। ये अब ये देखिए, ये यहाँ पे एग्जैक्टली बराबर इस लाइन पर नहीं है ना। ग्राफ को थोड़ा सा सही से ध्यान रखना है, उल्टा कुछ गलत याद नहीं करना है बच्चों हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा सा फेज नीचे की तरफ दिखा रहे हो। ये आपको फेज जो है वो I0 का है और ये आपका E0 का है, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जहां पर ये चालू हो रहा है, जहां पे ये जब जीरो पे है, जीरो पे कौन, जब आप लोगों का EMF जीरो पर है, तब ये वैल्यू कहां पे है? ये अपने कुछ लैग बिहाइंड कर रही है, समझ में आ रहा है, मैक्सिमम पे है। फेज डिफरेंस का लैग है इसलिए नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखना जब ये मिनिमम रहेगा तब ये मैक्सिमम दिखा रहा है। फिर जब ये मिनिमम हो रहा है ना बच्चों, तब देखो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम दिखा रहा है। समझ में आ रही है बातें? तो ये आपका फेजर डायग्राम से आप कंक्लूजन बना सकते हो। फिर इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसका डायग्राम के बाद, फेजर डायग्राम के बाद अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो। आप जो ग्राफ है इसका, अब
ग्राफ के लिए हम क्या करने वाले हैं, फेज डिफरेंस अगर हमें लैग करता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम कुछ ग्राफ इस तरह से बनाएंगे बच्चों। देखो ध्यान से एकदम समझना, ग्राफ के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, गलत बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फेजर डायग्राम जब बनाना है और ग्राफ बनाना है, ठीक है, देखिए इस तरफ तो आपका करंट जा रहा है, ओके, सॉरी ईएमएफ जा रहा है, तो ईएमएफ ये E0 है, और आप लोगों का करंट जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है ना, तो लैग बिहाइंड कर रहा है इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा दिखाओ, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, तो ये आपका कौन सा है, I0 की वैल्यू है, ओके। ये आपका करंट इंडक्टर के लिए ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। जो बोल रहा हूं बच्चों ध्यान से नोट करते हुए चलो, यही सब चीजें हैं जो MST-CT इस पे सवाल आपको पूछ रहा है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड एट एक्सएल, एक्सएल से हम बताते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, याद रखिए, ठीक है। एक्सएल इज नथिंग बट, अब ओमेगा मतलब 2πf होता है फ्रीक्वेंसी इंटू एल, तो ये एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, क्लियर। तो ये सब बातें हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में, सारी चीजें ये, ओके। इंडक्टर, फेजर डायग्राम और इसका ग्राफ, और फिर इसके साथ इसका फॉर्मूला इंडक्टिव रिएक्टेंस का, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, बस खत्म। इतनी ही चीजें आप लोगों को यहाँ पे इसके लिए मतलब हमारे इंडक्टर के लिए पता होना चाहिए, राइट। बस ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कैपेसिटर के ऊपर बढ़ते हैं, है ना। कैपेसिटर भी सेम सिनेरियो है, देखो कैपेसिटर के अंदर और इसके अंदर क्या आप लोगों को अलग दिख रहा है वो थोड़ा सा नोट करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, ओके। देखो बच्चों, इंडक्टर के अंदर हम लोगों का कहां से ग्राफ, इंडक्टर के लिए क्या हो रहा था, वैसे ही कैपेसिटर के लिए हम सिंबल जो दिखाएंगे, है ना, हमारा सर्किट वो ऐसा रहेगा। कैपेसिटर को हम किससे बता रहे हैं, कैपेसिटर को C से बताया जाता है, ठीक है। और ये सिंबल है कैपेसिटर का, देखो ध्यान से कैसा है सिंबल, इस तरह से, ठीक है, ओके। नाउ AC सर्किट अभी हमने लगाया, और फिर यहाँ पे ये हमारा सर्किट बन गया। इक्वेशन देखो, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t रहता है, और इसके अंदर जो फेज रहता है वो करंट का I0 EMF के कंपैरिजन में π/2 से एडवांस करता है। क्या करता है, π/2 से एडवांस करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये दोनों ग्राफ के बीच में आप लोग देखो, फिर से आपके इक्वेशन के बीच में भी फर्क है ना। पहले वाले में बिल्कुल भी फेज डिफरेंस नहीं था, इसमें फेज डिफरेंस 90 का लैग कर रहा है, इसमें फेज डिफरेंस 90 से एडवांस कर रहा है, राइट। तो अब फेजर डायग्राम इसी से हम कैसे बना सकते हैं, तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे हम लोगों का ये स्टार्ट होगा वहीं से, मतलब ईएमएफ के लिए कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ईएमएफ के लिए कोई चेंज नहीं है, वो वैसा ही रहेगा जैसा था, मतलब E0 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ रही है। करंट के लिए क्या होगा, देखो बच्चों, अब लैग कर रहा था ना, लैग कर रहा था वो वाला, ये वाला क्या कर रहा है, एडवांस कर रहा है। तो एडवांस कर रहा है मतलब कुछ ऊपर से आप बनाएंगे, है ना, और कुछ ऊपर से जाते हुए, है ना, पूरा बीच में से जा रहे हैं हम, तो पूरा नीचे भी नहीं जाएंगे, इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ओके, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आप लोगों का, ये थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये E0 का ग्राफ है और ये आपका I0 का ग्राफ है, ठीक है। कैसे जा रहा है देखिए, तो ये दोनों के बीच में आप लोगों को यहां पर भी दिख रहा होगा कि जब ये मिनिमम है तब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, और जब ये अपने मिनिमम पॉइंट पे करंट है तब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, ठीक है, ओके, राइट नाउ। तो समझ में आ जाए बच्चों, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे कंक्लूजन यही ड्रॉ करना था मुझे। इधर भी आप लिख सकते हो इक्वेशन को कि I इज इक्वल टू I0, और इस π/2 को हटाना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos ओमेगा t, ठीक है। वेरी क्लियर, एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहे हैं, एकदम ज्यादा एकदम डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। एकदम हलवा कंसेप्ट है, आप लोगों को जो बताया जा रहा है उतना नोट करेंगे बस आगे। अब ये आप लोगों का फेजर डायग्राम है, आपका ग्राफ कैसा बनेगा देखो। अब ग्राफ जो है ये आप लोगों को पता है कि अब एडवांस कर रहा है π/2 से, तो π/2 से एडवांस कर रहा है, तो इस तरह से आप बनाकर नहीं चलेगा। इस समय आप लोगों को यहाँ पे EMF रखना होगा, दैट इज EMF की वैल्यू E0 ऐसी रहेगी, लेकिन यहाँ पे करंट जाएगा कुछ इस जगह पर, कितना, इस जगह पर करंट आपका, ठीक है। तो ये आपका I0 है, ये आपका E0 है, ठीक है। दोनों ग्राफ के बीच में डिफरेंस देखो, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर के लिए बना, ये आपका इंडक्टर के लिए बना, ओके। अब इसी तरह से आप लोगों का जैसे इंडक्टर में आया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसा कैपेसिटर में आता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या आता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। अब इसको किससे बता दें बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से बताते हैं। किससे बता रहे हैं, XC से। फॉर्मूला क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन ओमेगा इंटू C। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का जो एक्सेल था वो ओमेगा इंटू एल था, और वहां पे XC 1 अपॉन ओमेगा C है।
इसी पे सबसे ज्यादा कंसेप्ट है, इन दोनों कंसेप्ट पे ही रिलेटेड सवाल ज्यादातर मिलता है। ठीक है, कैसे आ रहे हैं तो अभी थोड़ी देर और रुकिए, एमएसटी के क्वेश्चन ही होने वाले हैं हम लोगों के 2πf इंटू सी, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी कंसेप्ट खत्म। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग दी एलआर सर्किट, एलसी सर्किट, ये सब स्टार्ट हो रहा है, एलसीआर सर्किट। तो चलो शुरू करते हैं। आगे की तरफ एलआर सर्किट पे बढ़ते हैं। ये 3 सर्किट्स है बच्चों, ठीक है। इन तीनों सर्किट्स के अंदर हमें एलसीआर सर्किट, ये थोड़ा सा समझ लो आप लोग, ठीक है। एलसीआर सर्किट को क्यों पहले सिखा रहा हूं, क्योंकि यही सब चीजें हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगा। तो एलसीआर सर्किट के अंदर हमको ये जेड जो है ये अपना क्या है, इंपीडेंस होता है। क्या होता है बच्चों, इंपीडेंस, ठीक है। अब इंपीडेंस को बताने का फॉर्मूला जो रहता है, यहां पे आप लोगों को आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब बहुत देखो, आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब यूनिट होगा ओहम, है ना। और यहां पर आप लोगों को एक्सएल और एक्ससी ये भी क्या है, एक तरह से इन रेजिस्टेंस ही होते हैं बच्चों, लेकिन हम इनको बताने के लिए एक्सएल और एक्ससी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना। लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, कोई दूसरी चीज नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि अगर इंपीडेंस का फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां से सीआर सर्किट्स में, सीआर सर्किट मतलब आप लोगों का कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये वाला सर्किट रहता है। मतलब आप लोगों का यहां पे कैपेसिटेंस और आप लोगों का रेजिस्टर ये होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे सेम फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, एक्ससी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप लोगों को एलआर सर्किट है, तो रेजिस्टेंस और हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इन फॉर्मूलाज के अंदर। एक जनरल चीज जो आप लोगों को बहुत बार एग्जाम में रहता है कि आप लोगों को करंट कैलकुलेट करने को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो करंट कैलकुलेट कैसे करोगे बच्चों, देखो करंट निकालने का, चाहे तीनों में से कोई भी हो, ये वाला निकालने को बोले ये या ये कोई भी, लेकिन करंट के लिए V इज इक्वल टू आई आर हमें पता है ना। V का जनरल फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब मेरे को यहां पे I का वैल्यू जो मिलने वाला है वो E है ना, E डिवाइडेड बाय R होगा। अब याद रखना इस चैप्टर के अंदर हम करंट को I नॉट से बता रहे हैं और हमारा EMF जो है वो तब E नॉट होगा, और जो R है अगर इन तीनों सर्किट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो ये R जो है वो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा इंपीडेंस में, तो I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय Z। ये फॉर्मूला हमें तीनों सर्किट्स के समय लगाना होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ऐसे ही कंसेप्ट में देखोगे बच्चों, ऐसे ही कंसेप्ट पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने वाले हो, ठीक है। इसका नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अपने फेज डिफरेंस की तरफ। अब एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस का सवाल बहुत रहता है। फेज डिफरेंस कितना रहता है, तो इट इज नथिंग बट एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका फेज डिफरेंस का, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। ये हो गया फेज डिफरेंस आप लोगों का, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखो फेज डिफरेंस अगर क्लियर हो जाता है बच्चों, तो अब हमें एट रेजोनेंस का पॉइंट देखना है। ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है, ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बढ़ते हैं एट रेजोनेंस पॉइंट पे। अब रेजोनेंस पॉइंट पे जानने के लिए होता क्या है रेजोनेंस, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर रेजोनेंस के समय कि एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे अगर ये दोनों चीजें सेम हो रही है बच्चों, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला मतलब ओमेगा इंटू एल होता है, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब ओमेगा इंटू सी होता है ना। अब दोनों के अंदर ओमेगा और ये ओमेगा ये इधर लेके जाएंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सी। और इंपॉर्टेंट देखो यहां पे हम लोगों को ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू ओमेगा की 2πf का होल स्क्वायर होता है ना, यस 2πf का होल स्क्वायर होता है। एक काम करते हैं 2πf का होल स्क्वायर करके ये LC को 1 अपॉन LC इधर लेके आते हैं, और थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करूंगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, 2πf विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट f फ्रॉम दिस इट इज 1 अपॉन 2π अंडर रूट L इंटू सी। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है कब, जब रेजोनेंस हो रहा है तब, ठीक है। तब जब रेजोनेंस हो रहा है तब क्या फॉर्मूला होगा, f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π अंडर रूट L इंटू सी। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है रेजोनेंस के टाइम पर, जब भी सवाल पूछेंगे आप लोगों को इस चीज को अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए हटा दूं इसको। देखो ये सब चीजें अगर नहीं लिया तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे पावर इन एसी सर्किट्स पे बढ़ते हैं। एंड पावर इन एसी सर्किट्स कितना रहता है, देखिए बच्चों, अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो पावर कैलकुलेट करने के लिए आप लोग एक तो रेसिस्टर में देखोगे,
एक इंडक्टर में देखोगे और एक कैपेसिटर में देखोगे, 3 जगह पर देखोगे, है ना। तो पावर P एवरेज, ठीक है, किसके अंदर, रेजिस्टर के अंदर, पहला, है ना, रेजिस्टर के अंदर कितना होता है, देखो एकदम ध्यान से समझो बच्चों। अगर आप लोग देख रहे हो पावर मींस वर्क अपॉन टाइम, है ना, तो वर्क कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम, इससे आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, हीट क्रिएट होती है ना, यस, क्यों, क्योंकि करंट और इलेक्ट्रॉन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जितना करंट बढ़ने लगेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स उसको रोकने की कोशिश भी करने वाले हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके कोलिजन की वजह से क्या होता है, क्रिएट होता है अपना क्या क्रिएट होता है, हीट क्रिएट होता है, और यही हीट पर यूनिट टाइम हमें पावर देता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप लोगों को पावर निकालना है तो पावर रेसिस्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वही जो है वो हीट क्रिएट करेगा एंड इट विल गिव्स अस अ एवरेज पावर। और एवरेज पावर कितना रहता है, IRMS इंटू ERMS, कितना होता है, IRMS इंटू ERMS। इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, एक तो ये बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, कि आप लोगों को ये निकालना आता है। अगर आप लोगों को IRMS ERMS नहीं दिया है तो हमें पता है IRMS I0 अपॉन √2 होता है एंड ERMS E0 अपॉन √2 होता है। तो दूसरा एक फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है आपके साथ साइमल्टेनियसली। दूसरा, आप फटाक से आगे बढ़ते, P एवरेज अगर आप लोगों को बोले कि इंडक्टर के अंदर निकालो तो एवरेज वैल्यू इन इंडक्टर इज 0, पावर एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे हीट क्रिएट होने के चांसेस ही नहीं है। इंडक्टर का जो काम होता है वो अलग है, रेसिस्टर का काम सिर्फ रेसिस्ट करना होता है, तो वो हीट क्रिएट कर सकता है, इंडक्टर भी नहीं क्रिएट कर सकता है और कैपेसिटर भी नहीं कर सकता, क्योंकि कैपेसिटर भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके सप्लाई करने का काम करता है, राइट। तो कैपेसिटर के अंदर भी जो एवरेज पावर जनरेट होगा वो 0 होगा। तो दोनों का कंसेप्ट ध्यान में रखना कि एवरेज पावर यहां पे 0 होते हैं आप लोगों के, राइट। अब ये सारी चीजें हमारी इस चैप्टर के अंदर। अब ये सवाल आप लोगों को थोड़े से ऐसे लगते हैं कि ये सवाल पूछ सकते हैं, यस बच्चों, CET 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ये सवाल आपको पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये चैप्टर के अंदर हमारा जो जितना फॉर्मूला था, जितना था वो सब हमने क्लियर कर दिया है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अब तक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना तो रिवाइज कर लो एक बार अच्छी तरह से, ठीक है। और हम अपने पहले क्वेश्चन से अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट लेकर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना। हमेशा अपने आपको पहले टाइम दो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो चलो, दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं एंड दोनों क्वेश्चन 2023 में आपको पूछे गए हैं, ठीक है। एंड सिमिलर क्वेश्चन ही आप लोगों को ये वाला जो है 21 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो चलो टाइम दीजिए, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एन EMF E, इसकी वैल्यू आपको दी है, इज अप्लाइड टू एन LR सर्किट। पहली इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोट करनी, जैसे कि आपके पास LR सर्किट है ना, तो इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट का हमें इस्तेमाल करना है। ऑफ इंडक्टेंस मतलब L की वैल्यू कितनी दी है, 3 मिली हेनरी, 3 × 10⁻³ हेनरी, यस। एंड रेजिस्टेंस इज 4 ओहम। यहाँ पे फिर R की वैल्यू आपको 4 ओहम दी हुई है बच्चों, यस। तो मैक्सिमम करंट कितना निकलेगा, I, है ना। मैक्सिमम करंट I0 इक्वल्स टू, देखो बच्चों मुझे याद कराओ, आप लोग जानते हो बच्चों कि LR सर्किट जो रहता है, LR सर्किट के अंदर जो आप लोगों को करंट निकालने की वैल्यू होती है, उसको आप कैसे निकालते हो, मैंने आपको बताया था। करंट निकालने के लिए E0 डिवाइडेड बाय Z करोगे। अभी जस्ट लास्ट कंसेप्ट के पीछे वाला जो बात हुआ था वो यही था, है ना। तो आप लोगों को I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय Z पता है। हमें बच्चों यहाँ पे टारगेट ये रहेगा कि E0 और Z हमें मिल जाए, है ना। यहां पर ध्यान दो बच्चों, इस इक्वेशन पर ध्यान दो, है ना। इस इक्वेशन का मतलब E इज इक्वल टू E0 cos ω_t, है ना, ऐसा कुछ दिया है, ω_t वोल्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपको पता है ना बच्चों, E के बीच में और I के बीच में जो है वो फेज डिफरेंस जो है वो लैग करता रहता है 90 के बीच में, इसलिए आप लोगों को cos के टर्म्स में भी दे सकते हैं इक्वेशन। यहाँ हमें एक चीज कंफर्म पता चलती है कि यहाँ पे E0 की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है, इज गिवन टू मी इज 4, है ना, क्योंकि मैं कंपेयर करूंगा इसको इसके साथ, तो E0 मुझे 4 दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर मुझे ओमेगा की वैल्यू भी दिख रही है ना, ओमेगा की वैल्यू भी दिख रही है, कितनी है, 1000। मैं इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि देखो अगर आप लोगों को E0 मिल चुका है तो अब आपका दूसरा सवाल क्या है, Z कितना है ना। अब Z कैसे निकालेंगे, यहीं पे आता है कंसेप्ट नंबर 2। Z निकालने के लिए आपको फॉर्मूला LR सर्किट में क्या सिखाया है बच्चों, इट इज नथिंग बट R² प्लस LR सर्किट है। LR सर्किट मतलब XL - XC में XC की जरूरत नहीं है, हम क्या लेंगे, सिर्फ XL का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें LR सर्किट बोला है ना, यस। तो अब हमारा एक कंसेप्ट सॉल्व हो जाएगा। R मतलब रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज 4 का स्क्वायर प्लस XL, है ना। XL मतलब क्या,
इंडक्टेंस, अब ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है एक्सएल मतलब नथिंग बट ओमेगा इंटू यल होता है ना बच्चों। यस, वेरी गुड। ये कितना है ओमेगा 1000 इंटू यल कितना दिया है बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये -3 और ये +3 कैंसिल हो जाएगा पावर का, है ना, तो बचेगा कितना 3, तो ये 3 का स्क्वायर आएगा, है ना। यस, नहीं समझ में आ रहा बच्चों तो आप डिटेल में कर सकते हो, आराम से वीडियो को पॉज कर लो और देखो ध्यान से मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, है ना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज 25, 25 मींस कितना आने वाला है बच्चों √25 आएगा, एंड दैट इज नथिंग बट आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आपको z का वैल्यू मिल गया बच्चों। अब आपका काम ही हो गया, क्वेश्चन अब बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहा है। थर्ड स्टेज में आप क्या करोगे, यस आपको वैल्यूज रखनी है। I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई Z। E नॉट इज नथिंग बट आप लोगों का 4 एंड I नॉट इज 5। इफ यू कैलकुलेट इट, इट कम्स आउट टू बी 0.8 विच इज माई ऑप्शन नंबर डी, है ना। यस बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यही आसपास के सिमिलर क्वेश्चंस आप लोगों को एमएसटी सीटी में पूछते हैं, है ना। मोस्ट रिपीटिंग, है ना, कंसेप्ट यहाँ पर एलसीआर सर्किट के अंदर ही आता है। इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एमएसटी सीटी में देखोगे आप लोग, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए, है ना। आप लोगों का 1 मार्क कंफर्म हो जाएगा अगर आपके शिफ्ट में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो यस यू कैन गोइंग टू किल इट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो, ट्राई करो कैसे सॉल्व करोगे इस आंसर को। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन एन एसी सर्किट, यहां पे आप लोगों को द करंट इज I इक्वल टू 5 sin 100t माइनस π/2 एंड E इज इक्वल टू 200 sin πt। यहां दोनों इक्वेशन में आपको फर्क दिख रहा है बच्चों, क्या फर्क दिख रहा है, यस यहां दोनों में क्या फर्क है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो π/2 का है, लैग कर रहा है करंट एज कंपेयर टू ई से। तो पावर कंजम्पशन इन सर्किट कितना होगा, पावर कंजम्पशन मतलब आप लोगों को करंट, है ना, क्या फॉर्मूला होता है, P एवरेज इज इक्वल टू IRMS, है ना, इनटू ERMS। यस, यही होता है फॉर्मूला इनटू। आपको यह भी याद रखना है कि इसके बीच में अगर कोई आपको फेज डिफरेंस का पूछ रहा है तो cos phi की वैल्यू आती है, ठीक है बच्चों। ये थ्योरी में मैंने नहीं बताया था आपको, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। cos phi की वैल्यू आपको रहेगी। यस, चलिए तो आप शुरू करते हैं बच्चों। आप लोगों का IRMS जो है वो यहां से निकल जाएगा। IRMS निकालने के लिए आप क्या करोगे, I नॉट डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि RMS वैल्यूज तो दी नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो I इज इक्वल टू I नॉट है और E इज इक्वल टू E नॉट है। तो I नॉट का फॉर्मूला, IRMS का फॉर्मूला I नॉट अपॉन √2 होता है एंड ये E नॉट अपॉन √2 होता है। अब इतनी चीजें कर तो रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना बच्चों, 90 का, मतलब cos की वैल्यू phi की कितनी होगी, cos phi इज 90, तो cos 90 कितना होता है बच्चों, यस 0 होता है। तो 0 इंटू समथिंग सब 0, तो मतलब ये सब सोचने की जरूरत नहीं थी। मैं आप लोगों को ये बता रहा था क्योंकि बहुत बच्चे इसको सोचते हैं, वैल्यूज को रख देते हैं एंड देन गलत हो जाता है। यस, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। आप लोगों का ऑप्शन अगर 0 वैट होगा, मतलब पावर की वैल्यू अगर 0 है एंड ऑप्शंस में दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा पहले सोचना कि यस क्या सच में इसकी पावर 0 हो सकती है, तब आप लोगों को फेज डिफरेंस फेज पे ध्यान देना पड़ सकता है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, 2023, यस ना बच्चों, यस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं बच्चों, और क्वेश्चन 3 देखो आप लोगों का क्या पूछा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके 2023 के ही हैं। देखो सवाल क्या है, एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज एक्सेल, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को बच्चों इन्होंने एक्सेल से बताया है, बहुत अच्छी बात। इफ द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज ट्रिपल्ड, देखो हाँ ध्यान से, इंडक्टेंस जो है इसको ट्रिपल कर दिया गया है। ये पहला केस था, एक्सेल की वैल्यू रखी गई है, तब आपको कुछ भी बोला नहीं गया है, सिर्फ एक्सेल की वैल्यू बोली गई है। केस 2 यहां से चालू होता है बच्चों, यहां से समझना। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब यल जो है उसको 3 गुना कर दिया गया है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज डबल्ड, है ना। फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया है, इंडक्टेंस को 3 गुना कर दिया गया है। मतलब मैं इंडक्टेंस को बताने के लिए यल का यूज करूंगा। अभी हमने थ्योरी में सीखा इंडक्टेंस को एल से बताते हैं, है ना। ये 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल यल है, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल है। तो आपका नया रिएक्टेंस कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करने को बोला है ना। अब देखो बच्चों, मैं पहले वाले के इंडक्टेंस को एल मानता हूं और फ्रीक्वेंसी को एफ मानता हूं, राइट। चलो स्टार्ट करें। अब देखो न्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए मैं एक्सेल का फॉर्मूला पहले लिखूंगा। ये क्या होता है बच्चों, यू नो दैट ये होता है ओमेगा इंटू यल, है ना। एंड वी नो दैट कि यहाँ पे हमें ओमेगा के बारे में कुछ नहीं बात किया है, तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इसको चेंज कर देते हैं, तो 2πf इंटू एल होगा। ये हमारा जो पुराना वाला था वो होगा, है ना, ये था। अब नए वाले में x डैश एल इज इक्वल टू 2π, फ्रीक्वेंसी f डैश है एंड इंडक्टेंस l डैश है। 2π फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ f
एंड इंडक्टेंस इज 3 टाइम्स ऑफ एल। सो इट कम्स आउट टू बी, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2 पाई एफ एल, ये 2 पाई एफ एल बाहर रखा मैंने, इनटू 3 2 कितना हो जाएगा 6। मुझे बताओ बच्चों ये जो 2 पाई एफ एल है इसका मतलब ये आप लोगों का इनिशियल वाला इंडक्टेंस, मतलब ये 6 इंटू ये एक्सएल, तो कितना आ गया बच्चों आपको 6 टाइम्स ऑफ एक्सएल, विच इज ऑप्शन डी। देखो बच्चों ये 10th में का ही भले ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस एमएसटीसीटी में बहुत बार 2023 में पूछे गए हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा कि ये जो कंपैरेटिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं ना, ये सीटी में बहुत ज्यादा भर भर के आए हैं। कम से कम अगर आप 8 शिफ्ट देख रहे हो, 8 शिफ्ट के अंदर आप लोगों को 4 बार से 5 बार सवाल ऐसे ही किसी से रिलेशन लेकर सवाल पूछा हुआ है। हर वक्त कैपेसिटर का कभी इस्तेमाल किया है, कभी इंडक्टिव रिएक्टेंस का इस्तेमाल किया है, कभी इंडक्टर का इस्तेमाल किया है, तो हर चीज के बारे में सवाल पूछा जा चुका है। इसलिए आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो, बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो बोला गया है द रेसिप्रोकल। अब ये थ्योरी क्वेश्चन था और ये 14th में को पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने बोला बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको कराना चाहिए, थ्योरी के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया यहां से आपको मिल जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इफेक्टिव रिएक्टेंस इन एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड। तो अगर रेसिप्रोकल आप निकालोगे एलसीआर सर्किट के रेजिस्टेंस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। ये पढ़ा होगा बच्चों, है ना, एडमिटेंस, है ना। ये आप लोगों को ऐसा पढ़ा होगा आपने, इंपीडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आप लोगों को एडमिटेंस मिल जाएगा। यही थ्योरी थी, यही आंसर था इसका, एडमिटेंस। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। 5 क्वेश्चन भी 14th में को पूछा था। मैंने बोला था ना आप लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, है ना। आप लोगों को इसका नॉलेज हो कि फॉर प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, है ना, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट प्योरली यूज करोगे तो पावर फैक्टर कितना होता है। यस बच्चों, मैंने तो ये आपको थ्योरी में ही बताया था कि 0 होता है। इंडक्टर के अंदर और कैपेसिटर के अंदर कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर रहता है, और वो कितना होता है वो वहां पे हमने डिस्कस किया था, राइट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विद द ग्रेजुअल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स द इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। अब देखो यहां पे क्या बोला है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाया, है ना, तो इंपीडेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो एक बात ध्यान से समझो बच्चों, इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर पता है। तो आई आर का फॉर्मूला आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड होता है ना, करेक्ट है ना बच्चों। यस, ये फॉर्मूला रहता है आप लोगों का। अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने लग जाओगे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होता है, करंट को फर्क पड़ने लगता है। तो करंट, देखिए पहली बात, आप फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इस बात को ध्यान में रखें, है ना। और अगर करंट बढ़ने लगेगा तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, है ना, करंट भी बढ़ेगा। तो अभी करंट को क्या फर्क पड़ेगा, पहले उसको समझते हैं हम। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे, करंट पहले क्या होगा, फर्स्ट करंट इंक्रीज होगा, पहले करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये करंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान में रखना। पहले करंट इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, करंट बिकम्स मैक्सिमम। ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनो, बिकम्स मैक्सिमम, फिर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, एंड देन और उसके बाद क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अब अगर मुझे बताओ करंट अगर ये बिहेवियर करेगा तो फिर इंपीडेंस उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो बिहेवियर करने वाला उसका वाइस वर्सा बिहेवियर हमारा क्या करने वाला, इंपीडेंस करेगा। मतलब पहले क्या होगा, पहले ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब इंपीडेंस पहले डिक्रीज होगा। फर्स्ट डिक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम का मिनिमम हो जाएगा, एंड देन इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस हो रहा है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन ये सही है। याद रखना, इंपीडेंस के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए जो रिलेशन है वो इनवर्स है, और फ्रीक्वेंसी के लिए और करंट के लिए रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है। समझ रहा है, क्योंकि सवाल आप लोगों को अगर ऐसा पूछा गया है कि इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा, तो आपको फ्रीक्वेंसी और करंट भी पूछ सकता है, और नहीं तो करंट नहीं तो इंपीडेंस भी पूछ सकता है, दोनों को कनेक्ट कर सकता है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को क्लियर बेटर होनी चाहिए, जिससे आप लोग इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सको। 11th में का सवाल था, आई होप सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को अब इजी लग रहे होंगे। जो कंसेप्ट आप लोगों को यहां बता रहे हैं वो ध्यान से समझकर आप लोग इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन अप्लाई एग्जाम में देखोगे, आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू सीरीज एलसीआर सर्किट इफ वोल्टेज अक्रॉस आर इज 40 वोल्ट, that across inductance is 80 volt and across capacitor is 40 volt, then EMF of AC circuit is। तो देखो यहां पर सवाल एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ओरिएंटेड है। यहां पे आप लोगों को वोल्टेज आर के लिए वोल्टेज दिया है, ध्यान में रखना, आर की वोल्टेज दी है, ठीक है, इंडक्टेंस की भी वोल्टेज दी गई है,
एंड कैपेसिटर की भी वोल्टेज दी है, और बोल रहे हैं कि ईएमएफ मतलब अगेन वोल्टेज ही निकालो, वो भी पूरे के लिए। तो देखो आपको इसको याद करने के लिए सिंपल क्या याद करना पड़ेगा, देखो ईएमएफ अगर आप ओवरऑल निकालना चाहते हो तो इट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस आपका इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का होल स्क्वायर। ये वही है जैसे आप लोग रेजिस्टेंस निकालने के लिए काम करते थे, उसी तरह से आप लोगों को ईएमएफ निकालने के लिए, है ना, वहां पे Z था, यहाँ पे E है, क्योंकि वो Z इंपीडेंस की तरह काम कर रहा है, वहां यहाँ पे वोल्टेज निकालना है ओवरऑल, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना दिया गया है आपको, 40 का स्क्वायर, है ना, प्लस ये होगा 80 माइनस फिर से ये भी कितना है 40 का स्क्वायर, है ना। चलिए तो फटाफट बताइए बच्चों, देखो कितना आएगा 40 का स्क्वायर, है ना, प्लस ये भी कितना आएगा 40 का स्क्वायर, यस। तो है ना, कितना लिख सकते हैं आप इसको, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर मतलब 1600 इंटू 1600, तो इट कम्स आउट टू बी 1600 इंटू 1600 इज 3200, है ना। अब 3200 को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 32 इंटू 100, इस 100 को बाहर निकाला तो 10 बन जाएगा, और ये 8 4 लिख सकते हैं, है ना, 8 4 32। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, ठीक है, 8 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, 8 4 लिखे, यस, या 4 2 8 9 32 और किधर आता है, यस, 8 4 32। एंड इसको भी मैं ऐसा कर लेता हूँ बच्चों, देखो इसको 16 2 कर लेते हैं, ठीक है, 16 2 तो 16 बाहर आ जाएगा, तो 16 मतलब 4 बाहर, 4 40 रूट 2 आंसर आ रहा है ना, देखिए 40 रूट 2 आंसर आ रहा है, यस, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेशंस के अंदर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, इतना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को सीटी के अंदर रहते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, यस, ठीक है, अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, हटकर है, ठीक है। इस सवाल के अंदर आप लोगों को पूछ क्या रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एल मतलब इंडक्टेंस इज, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों इसको, देखो ऑप्शंस आप लोगों के सामने इतना ज्यादा दिया गया है ना। देखिए क्वेश्चन फिर बोलूंगा आसान है, इतना सोचने जैसा नहीं, डिफिकल्टी नहीं है, आराम से इस कंसेप्ट को समझते हुए सॉल्व करेंगे। अगर इतना सारा दिया गया है ना, यहाँ मुझे एक लाइन दिख रही है, यहाँ हमें L दिया है, R दिया है, F दिया है, इतनी बातें रहने दो, आर कनेक्टेड इन सीरीज बोला हुआ है, द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे अब फेज डिफरेंस की बात करने लग गए हैं वो, ठीक है, फेज डिफरेंस की बात करने लगे हैं, और ये लार्ज सर्किट के बारे में बोला गया है ना। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि फेज डिफरेंस के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, यस, तो फेज डिफरेंस के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, यस, यही दिमाग में आ रहा है बच्चों, हाँ, ये इतना आ गया ना। देखो अब क्या है, दोनों के बीच में करंट और वोल्टेज के बीच में कितने का लीड हो रहा है, 45 डिग्री का, तो आप क्या लिखोगे, tan 45 इक्वल्स टू XL मतलब इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला है वहां पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये XL मतलब ओमेगा इंटू L होता है, माइनस 1 अपॉन ओमेगा इंटू C होता है, डिवाइडेड बाय R रेजिस्टेंस है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, दोनों तरफ क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को ओमेगा दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे ओमेगा 2 पाई f इंटू L लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन 2 पाई f इंटू C लिख सकता हूँ, ठीक है। ये R इधर लेके जाते हैं, है ना, ये R इधर लेके जाते हैं, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सिर्फ R ही बचेगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यस, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई f का होल स्क्वायर इंटू L इंटू C माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई f इंटू C, ये होगा आपका फॉर्मूला R के लिए, है ना। अभी हमें निकालना तो L के लिए है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां से आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूं, देखो R की वैल्यू जो अभी हमें ये 2 पाई f इंटू C, ये इधर लेके आ जाइए, तो R इंटू 2 पाई f इंटू C विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस 1 है बच्चों, इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यस, इसको भी ले आओ इधर, इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 4 पाई f का स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, है ना, L इंटू C, है ना। अब बोलिए बच्चों, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज में मुझे L चाहिए, ये सब इधर लेके आता हूं, तो L का फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा, बोलो, R डॉट 2 पाई f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर C स्क्वायर इंटू C, है ना। तो L का फॉर्मूला देख लो, 1 प्लस 2 पाई f CR, 1 प्लस 2 पाई f CR डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर C स्क्वायर, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। बस, तो यहां सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला पता रहना चाहिए था,
बस कैलकुलेशन करना तो आता ही है, तो आगे का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझे होंगे, ठीक है। मजेदार क्वेश्चंस थे, 2023 के थे, सिमिलर ही क्वेश्चंस 2021 2022 के भी रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इन सब के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स पीडीएफ आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, जहां पे आप लोगों को 2023 के और 2022 के दोनों के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। ऐसे ही हम वन शॉट वीडियो लेक्चर्स प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करने की सीरीज लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी इससे पहले ईएमआई हो चुका है, उसको भी जरूर देखना। रोटेशनल डायनामिक्स, एमपीओएफ, इन सब के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बच्चों।